वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्रैश कोर्स में, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि हम इसमें रैपिड रिवीजन कराएंगे क्लास 12th का फिजिक्स का। ठीक है, ये सारा का सारा जो भी हम क्रैश कोर्स ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है। इसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और हम इसमें आज हमारा डे 10 है और हम इसमें क्या कर चुके हैं, 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आपको ये पूरी गारंटी देता है कि आपको 4 डेज में चैप्टर कंप्लीट होगा और आपको समझ में आएगा और जितनी भी इससे रिलेटेड चीजें हैं कोई टॉपिक भी इसमें नहीं छूटेगा। ठीक है, हर टॉपिक जो भी आपके अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस में गिवन है वो आपको हर चीज में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी बिल्कुल इसे पढ़ के आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होगी। ये एक तरीके से जो लास्ट मोमेंट पे हम रिविजन करते हैं ये उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो लेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो इससे लास्ट वाले वीडियोस में जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यानी कि कल, वो हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, ईएमएफ पढ़ा था, पोटेंशियल, और हमने उन सबके रिलेशन भी लास्ट हमने वो देखा था। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्लियर, कि जो हमने सेल्स हमने आपको बताया था कि अगर क्या होता है, अगर एक बैटरी के साथ हम रेजिस्टेंस लगा दें, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ईएमएफ हो, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं सेल। क्लियर, तो आपको इतना पता चल गया कि सेल क्या होती है। ऐसा कोई जिसके अंदर क्या होता है ईएमएफ और ईएमएफ के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, उस पूरे कॉम्बिनेशन को या पूरे सर्किट को हम सेल बोलते हैं। और एक नाम मैंने आपको और बताया था जो आपको याद भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, तो अब इन सेल्स का हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सबसे पहली बात तो यहीं से बात होती है कि कॉम्बिनेशन अगर सेल मिल जाएंगी, लाइक ऐसे एक सेल मिली, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी सेल मिली, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरी सेल मिली, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमसे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी बैटरी। मीन्स टू से कॉम्बिनेशन, जितनी हम नंबर ऑफ सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे वो मिलने के बाद क्या बनाती हैं, बैटरी। तो हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स अ बैटरी। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, बैटरी। तो हमें आज ये बैटरी बनाना ही सीखना है कि किस तरीके से सेल सीरीज पैरेलल में लगने के बाद एक बैटरी फॉर्म करती हैं। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहीं से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, मानो हमारे पास ये कोई भी एक पॉइंट है और इस पॉइंट में हमने क्या लिया, इस पॉइंट को हमने ए कह दिया। ठीक है, इसके साथ हमने एक ईएमएफ ले लिया E1 और इसका हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया। क्लियर हुई इतनी बात? यहां हम एक काम करेंगे, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम नहीं लिख रहे हैं, हमने इसका एक ईएमएफ लिया। एक्चुअल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन दोनों के टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस होता है। क्लियर, तो हम इसे भी यहां मानेंगे कि रेजिस्टेंस है, बट ये वाला, ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस ये है R1। क्लियर, फिर हमने इस पॉइंट, अब हमने क्या किया, बी से फिर एक और ईएमएफ बनाई, एक और हमने क्या बनाई, सेल बनाई, और उस सेल को हमने इसे पॉइंट रख दिया C, और इसका भी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया R2, और ये हो गई मेरे पास इसकी ईएमएफ E2। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में? अब क्या होता है, हमेशा जो करंट चलता है वो चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हम इसका एरिया, हम इसका एरो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? अब इसमें क्या हो रहा है कि ये करंट हमारे पास इसमें नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है बाहर। क्लियर, अब अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन, उसने बोला है कि कॉम्बिनेशन करना है हमें सेल्स का, अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं, इन दोनों को मैं एक ही मानूं, तो मैं इसे एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये हम इसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, हमने इसे ए मतलब ए से सी तक पूरा हमने बी पॉइंट खत्म करा और हमने इसे बैटरी बना दिया यहाँ पर। ठीक है, और हमने इसका नाम दिया कि ये हमारे पास ईएमएफ है इक्विवेलेंट। क्लियर, अब सीरीज में क्या होता है, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। ये हम पढ़ रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। हमने इसमें क्या किया, 2 सेल्स ली और दोनों सेल को हमने सीरीज में लगा दिया। सीरीज में लगाने के बाद एक को हमने ईएमएफ माना उस E1 और उसका हमने रेजिस्टेंस लिया इंटरनल R1, दूसरा हमने E2 ईएमएफ के साथ हमने रेजिस्टेंस लिया R2। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब कॉम्बिनेशन सीरीज, जब भी हम सीरीज में कंबाइन करते हैं या सीरीज में चलते हैं तो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है,
सीरीज में हमें सिर्फ एक ही चीज मिलती है कि करंट हमारा रहेगा सेम। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो ये हमने लिया आर इक्विवेलेंट, करंट हमारा अभी भी वही है, पॉजिटिव से बाहर जा रहा है और हो गया करंट आई। क्लियर? और ये रहा यहाँ पर आर इक्विवेलेंट, ये हो गया मेरे पास क्या, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल, ये इसका पूरे का है और ये इक्विवेलेंट इन दोनों से मिलकर बना है। अब इसमें कॉम्बिनेशन हमें किस तरीके से फॉर्म करना है, हम इसमें किस तरीके से इसका फॉर्मूला निकालेंगे, किस तरीके से इसे बैटरी की फॉर्म में रखेंगे, अब हम वो देखेंगे। क्लियर? अब देखो स्टार्ट करते हैं, हम पोटेंशियल लेते हैं पहले वी ए बी, वी ए बी के बीच का पोटेंशियल सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। क्लियर? अग्रीड? अब उसके बाद वी ए के पास हमारे पास क्या है, वी ए के पास हमने माना ये है ईएमएफ E1। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो बी के साथ है, मतलब जो पॉइंट हमारे बी पर है, नॉर्मल सी बात इतनी है, हमने एक वी ए वी बी, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल वी ए, यहाँ का पोटेंशियल वी बी और यहाँ का पोटेंशियल हो गया हमारे पास वी सी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ईएमएफ माइनस आई आर वन, ये भी तो क्या होती है, वोल्टेज ही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, आई आर वन, तो ये हुआ मेरे पास वी ए बी। इतनी बात आ गई समझ में? अगर मैं ऐसे ही वी बी सी निकालूं तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी सी, इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस, तो इसके लिए जो इसके लिए ईएमएफ कौन सा है, E2, और रेजिस्टेंस कौन सा है, आई करंट के साथ, ये रेजिस्टेंस इसके साथ है, तो वी बी सी में मैं कह सकती हूँ सीधे सीधा E2 माइनस आई आर टू, ये हो गया वी बी सी। क्लियर इतना? ठीक है, अब मैं ये तो मैंने इस इक्वेशन के लिए, अगर मैं इसके लिए इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग देखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास वी ए सी। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, अब इक्विवेलेंट नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग है, तो मैं इसे सीधा सीधा बोल सकती हूँ ये है मेरे पास वी ए माइनस वी सी। तो अब ये जो वी ए माइनस वी सी है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसमें प्लस वी बी को एक बार ऐड करूंगी और एक बार हम इसमें वी बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार मैंने वी बी को सब्ट्रैक्ट किया और एक बार मैंने वी बी को ऐड कर दिया। क्लियर इतनी बात? एक बार हमने क्या करना है कि वी बी को सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार हमने क्या करना है, वी बी को ऐड करना है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए मानो किसी चीज में आप +1 ऐड कर रहे हो, -1 ऐड कर रहे हो, तो क्या हुआ, 0 आंसर आया। ठीक है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें फॉर्मूला बनाने में हेल्पफुल होगा। अब ये किसकी वैल्यू आई है, वी ए सी की, तो हम सीधे सीधे से कह सकते हैं कि वी ए सी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, जो कि कितना है, E1 माइनस आई आर वन, E1 माइनस आई आर वन प्लस VB माइनस VC, जो कि कितना है, E2 माइनस आई आर टू, E2 माइनस आई आर टू। क्लियर हो गया इतना? अब हमने क्या किया, अब हम इससे ना क्या प्रूफ करेंगे, हम इसे यही वाली चीज वापस से प्रूफ करेंगे। अगर ये वाली चीज वापस इसी में ही प्रूव हो जाती है, दैट मीन्स इसने बैटरी फॉर्म कर ली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो सेम है उन्हें हमने इक्वल एक तरफ रखा और माइनस आई, ये हो गया मेरे पास R1 प्लस R2, ये हो गया VAC। ठीक है, अग्रीड? अब इतनी बात आ गई समझ में? अब हम वापस चलते हैं, एक जो हमने अभी एक चीज देखी थी वो ये थी कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो मेरे पास VAC की वैल्यू सीधी सीधी एक आनी थी, वो भी क्या थी, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे समझ में? अगर मैं इसे देखूं इसके अकॉर्डिंग, इसे चेंज ना करूं तो मेरे पास एक वैल्यू और है VAC की, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। जब मैंने इन दोनों को क्या किया, कंपेयर किया, जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई कि E इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट यहां से आया R1 प्लस। अग्री? समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है कि अगर इक्विवेलेंट, अगर हमारे पास सीरीज में कॉम्बिनेशन हो हमारे ईएमएफ्स का, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा उसे हम अकॉर्डिंग टू, मतलब पहले उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज में, फिर हम क्या करेंगे, उसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। लाइक एक एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम इसे ही मान लें, ये मेरे पास 5 था, ये भी 5 है, और ये करंट मेरे पास कितना जा रहा है, 10 वोल्ट जा रहा है, तो सीधा सीधी सी बात है कि आप वैल्यू पुट करो, तो ये वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी लिख सकते हैं। पहले हमने क्या किया, दोनों ईएमएफ को इक्वेट किया, माइनस आई आर वन करके हमने वहां से वोल्टेज की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गया?
अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। वो क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन। जब भी कॉम्बिनेशन की बात करें तो दो चीज में होता है, एक सीरीज एक पैरेलल। सीरीज हम पढ़ चुके हैं, अब आती है बात कॉम्बिनेशन इन पैरेलल की। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है, जैसे आपने वो किया वही चीज यहाँ पे समझ में आएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए, ऑब्वियसली पता होगा बिकॉज यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, कि सीरीज में क्या चीज सेम होती है और पैरेलल में क्या चीज सेम होती है। अब क्या होगा, पैरेलल में आने के बाद हमारा करंट डिफरेंट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे क्या करा, एक ईएमएफ ऐसे रखा, ठीक है। ये मेरे पास अपना पॉइंट ये यहां से, ठीक है, ये हमने बनाया, तो ये हुआ मेरे पास E1, क्लियर है। अब ये करंट, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है मेरे पास B, क्लियर। और ये मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया, मानो ये पॉइंट मेरे पास B1 है और ये B2 पॉइंट है, ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट से दोनों पॉइंट अलग हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, और ये पॉइंट मैंने कोई भी C मान लिया, ठीक है। इस E1 के साथ का रेजिस्टेंस हो गया ये R1, और इस E2 के साथ का रेजिस्टेंस हो गया ये R2। इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का पैरेलल में एक ही बनाना है। सबसे पहले क्या होता है कि पॉजिटिव से तो बाहर निकलता है करंट, मानो इस वाले के साथ बाहर निकला कौन सा करंट, I1, और इसके साथ बाहर जो जा रहा है वो करंट जा रहा है I2, तो यहां पर जाकर कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएंगे, वो I बचेगा, मीन्स टू से I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी इसी तरीके से जाएगा करंट, और यहाँ से भी क्या हुआ था, I करंट ही कहीं से आया था। तो हमें जैसे हमने वो किया था ऐसे ही हमें बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि I हमारे पास I1 प्लस I2 के इक्वल है, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है, आगे समझ में। अब उसके बाद अब क्या करना है कि दोनों जो हमारे पास सेल्स हैं वो क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड होंगी तो जो मैं V वोल्टेज जब निकालूंगी, वोल्टेज क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो वोल्टेज अगर मुझे निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी, VB1 माइनस VB2। वोल्टेज क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स पे निकलेगी, VB1 माइनस VB2, क्लियर। तो B1 के साथ अगर मैं एक इक्वेशन लूं तो B1 के साथ मेरी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी E1 माइनस I1 R1। B1 वाली जो वैल्यू हुई मेरे पास वो गई E1 माइनस I1 R1, ठीक है। ये मैंने क्या निकाली, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, सिर्फ इसके लिए, सिर्फ इसके लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से अगर मैं कहूं बात करूं सिर्फ इतने पोर्शन की मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, पॉइंट तो वही लिखना पड़ेगा, और ये लिखेंगे हम फॉर फर्स्ट सेल, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब ये हो गई मेरी एक V, वोल्टेज क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो जब वोल्टेज सेम है तो मुझे क्या करना है, ये मेरे को पता है, तो मुझे इसमें पुट करना, तो मैं I1 यहां से निकालूंगी, तो ये I1 की वैल्यू हो जाएगी इधर आने के बाद E1 माइनस V ओवर R, ठीक है, इतनी बात आगे इतना समझ में। अब हम करेंगे फॉर सेकेंड सेल। अब सेकेंड सेल क्या कहती है, सेकेंड के लिए भी पोटेंशियल सेम रहेगा, तो V इज इक्वल टू वही VB1 माइनस VB2। अब हम निकालेंगे इस नीचे वाले के लिए, तो नीचे वाले के लिए क्या है, E2 माइनस E2 माइनस ये कितनी हो जाएगी, IR2, क्लियर हो गया। ये हो गया मेरे पास V के इक्वल I2R2, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब पोटेंशियल सेम है तो हम यहां से क्या करेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे, मेरे पास I2 की वैल्यू हो जाएगी E2 माइनस V ओवर R2, ठीक है, आगे इतना समझ में। मेरे पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब I इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, I1 प्लस I2। तो अब बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यूज में पुट करेंगे, जैसे हम रेजिस्टेंसेस निकालते थे सेम वैसे होता है, ठीक है, E2 माइनस V ओवर R2। इतनी बात आ गई समझ में। ये मेरे पास क्या आ गया, I आ गया। अब हम क्या करेंगे, EMFs को अलग अलग कर लेंगे। जब हम इसे अलग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमें चेंज करना है वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये हो गया E1 अपॉन R1 और प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, माइनस V हमने कॉमन निकाला, ये हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
तो ये मेरे पास आई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास ये आई की वैल्यू आई, तो बहुत अच्छी बात है कि हमें आई की वैल्यू यहाँ से क्या हुआ, आई की वैल्यू मिल गई। तो हम क्लियरली एक बात कह सकते हैं, वी हमारे पास, अब पोटेंशियल अगर हम निकालें, इसको हमें सिंगल बनाना है। तो जब हम इसे सिंगल बनाएंगे ऑब्वियसली, तो इसे हम जब सिंगल बनाएंगे तो ये हमारे पास वही बचेगा जो था, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो ये हो गया आर इक्विवेलेंट और ये हो गया ई इक्विवेलेंट। और करंट इसमें कितनी जा रही है, ए, और ये में सॉरी ये पॉइंट ए है, करंट जा रही है इसमें आई, और ये पॉइंट सी। ठीक है, कुछ नहीं है, अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हमने आई की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ली, और हम चाहें तो यहाँ से वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो वी हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि वी इज इक्वल्स टू में पोटेंशियल निकालना है, तो आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल लें, डजंट मैटर, उस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम फिलहाल पहले आई की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें इसे क्या करना है, इक्वेट करना है। एक्चुअल में अगर हमारे पास v इज इक्वल्स टू आई आर में आ जाए फॉर्मूला, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना। क्लियर, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा मेरे पास E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस ये हो जाएगा V R1 प्लस R2 ओवर R1 R2। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा जो मेन मोटिव है वो V निकालना है। क्लियर, तो आपके लिए ना इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, R1 इंटू R2 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा इसकी वैल्यू को उठाकर उसमें रख देना है। मतलब कि V की वैल्यू जो हम निकालेंगे, हमारे पास जो V है फिलहाल वो है R1 प्लस R2 ओवर R1 R2 इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन मेरे पास हो गई R1 R2 माइनस 1। क्लियर, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, V को हम इक्वेट कर देंगे। तो जब हम V को इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल। तो दैट मीन्स V की वैल्यू आ गई E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और ये जो हमारे पास I की वैल्यू आई है माइनस I, हो जाएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस। क्लियर इतना, ठीक है, हमारे पास इतनी वैल्यूज की आ गई। अब V जो इक्विवेलेंट हुआ, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू हमने V इक्विवेलेंट की निकाली, ये हमने इतना किया कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ से जो V इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो सीधी सीधी E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब सीधा सीधा आप इसे पुट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या निकालना है। मीन्स तो सही हो गया V इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। जब इन दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इक्विवेलेंट की, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ से जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी R1 R2 ओवर R1 प्लस R। क्लियर, आई होप थोड़ा आपको लेंदी लगा होगा, बट ये बहुत इजी है, जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है, एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना मतलब सॉल्व करते हैं जब एक चीज़ को, ऑब्वियसली टाइम भी लगता है, इतने कोई टिपिकल स्टेप्स भी नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में भी गिवन है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सबसे पहले, अच्छा इसे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में है, ये बात आपको पता ही होगी कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। ये मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी कंडक्टर है। तो कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, और इनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो किधर भी मूव कर रहे हों, ये क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन्स टू से अभी फिलहाल इनके पास क्या है, रेस्ट स्टेट में है, और जब रेस्ट स्टेट में है तो क्या है, फ्री है, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। क्लियर, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जब तक फ्री रहेंगे जब तक कि हम इसे किसी बैटरी से जोड़ नहीं देते। अब मानो हमने क्या किया, हमने इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, जैसे इसके अंदर अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी इधर उधर मूव कर रहे थे क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे, लाइक ऐसे। ठीक है, क्या करेंगे, वो एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे वो मूव होंगे तो ऑब्वियसली उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी जरूर होगी। ठीक है, तो जो यहाँ से वो डेवलप होती है, जो जनरेट होती है वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया इतना। अब देखो,
अब हम मानते हैं एक चीज सबसे पहले कि मानो u1 हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किसकी है, एक इलेक्ट्रॉन की, जब ये फ्री स्टेट में, एट फ्री स्टेट, ठीक है। u1 हमने वेलोसिटी मानी एक इलेक्ट्रॉन की, u2 मानी हमने वेलोसिटी दूसरे इलेक्ट्रॉन की, अप टू un, क्लियर। अब हमें क्या है, हमें ये पता है कि वो फ्री स्टेट में, वो किधर भी मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका एवरेज होगा कितना, इनका एवरेज सबका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स टू से कि जो u होगा, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। ये कितनी हो जाएगी, इनका एवरेज 0 होगा, तो दैट मीन्स u की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो मीन्स टू से जो एवरेज वेलोसिटी है इन सब की कितनी होगी, 0 होगी। वो फ्री है, किधर भी मूव कर रहे हैं, अभी उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्लियर। अब हमने जैसे इसमें क्या किया, हमने जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम कह सकते हैं बैटरी या चार्ज, हमने इसे कुछ भी इसमें पास कराया, करंट फ्लो होने लगा, इनके अंदर क्या आ जाएगी, इनके पास ये मूव करना स्टार्ट करेंगे और वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब मानो कि अब कोई मतलब इसमें चार्ज कोई किसी डायरेक्शन में मूव तो कर नहीं रहा था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हुई तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक फोर्स जनरेट करेगा, कैसे, हर एक इलेक्ट्रॉन एक फोर्स जनरेट करेगा, दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी F इज इक्वल्स टू ई, क्लियर हुई इतनी बात। अब ये ई कहां से आई, मतलब इलेक्ट्रॉन, मीन्स टू से क्यू को हमने क्या रखा है, माइनस ई रखा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा माइनस ई, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो फोर्स जनरेट करेगा वो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। करंट हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अपोजिट टू द करंट, तो इसी वजह से क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, क्लियर। और अब जब ये मूव करेगा, फोर्स लग रही है इस पे, तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि क्या होगा, एक्सेलरेशन भी लगेगा। अब F का फॉर्मूला होता है हमारे पास ma, क्लियर हो गया। अब F इज इक्वल्स टू ma होता है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू हमारे पास F अपॉन m हो गया, ठीक है। A कितना हो गया हमारे पास, F अपॉन m, तो हम ये कहेंगे कि A इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कितना है, F की जगह हम रख सकते हैं माइनस ई, हो जाएगा माइनस ई ओवर m, ये हो गई हमारे पास इस एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। जहां पर मास इसका ही इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो मूव करेंगे, एक्सेलरेट कर रहे हैं, मूव करेंगे, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास यहाँ पर, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा जरूर। अब जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये इससे कोलाइड करेगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा तीसरे वाले से, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में कोलाइड भी करेंगे। अब जब इनका मतलब इनके पास क्या हो जाएगा, कोलिजन जब इनमें होगा, तब उसके बाद तो हम ये कह सकते हैं कि V1 हमारे पास, हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो होती है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। क्या होती है वो इक्वेशन, U प्लस AT। अब हमने माना कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारी वेलोसिटी अटेन होगी वो कौन सी होगी, V1। तो उसकी वेलोसिटी नॉर्मल वाली कितनी थी, जब तक वो फ्री स्टेट में था, U1 मतलब इनिशियल ये थी, फाइनल अब उसकी क्या हो गई है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई या फिर लगा दी हमने वहां पे, पास कराया करंट, तो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी V1 प्लस एक्सेलरेशन A। अब T, यहाँ पर जो T टाइम है वो ये टाइम है, T यहाँ पर हम बोलेंगे इसको, T की जगह हम रखेंगे, यूज करेंगे टो, और टो हमारे पास वो टाइम पीरियड है जो कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोलिजन करने में लगा रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो T1 जो हमारे पास टो आया है वो क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम इन द सेंस कि एवरेज टाइम जो कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, दूसरा कोलिजन फिर यहाँ पे हुआ, तो इन दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो हम इसकी जगह यूज करेंगे टो, वो भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करा, दूसरे इलेक्ट्रॉन की अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो U2 प्लस A टो 2, इतना समझ में आया। अब ऐसे ही हम ऐसे ही चलते गए, हमने अब nth इलेक्ट्रॉन की निकाली, तो फाइनल वेलोसिटी तो ये हो जाएगी UN प्लस A टो N, क्लियर इतना। अब हमने क्या किया, ये जो सारी वेलोसिटी हैं, हमने इन सारी वेलोसिटीज को क्या किया, एवरेज निकाल लिया, और इनके एवरेज को हमने VD से डिनोट किया, और एवरेज किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज, मीन्स टू से V1 प्लस V2 अप टू VN, क्लियर इतना।
ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जब हम इसकी वैल्यूज में पुट करेंगे देन वी गेट जब हम इसे वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, v1 की जगह रखो u1 प्लस AT1, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारे पास एक की वजह से, फिर ऐसे u2 प्लस AT2 मतलब टॉ2, और ऐसे हम इसमें लास्ट करेंगे un प्लस A टॉ n ओवर n। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी अगर हम इसे सेपरेट करें तो सेपरेट करने के बाद जो हमारे पास आएगी लास्ट चीज वो ये आएगी कि Vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, प्लस A टॉ1 प्लस टॉ2 एंड लास्ट आ गया हमारे पास टॉ n। और इसके साथ में क्या है, दोनों के साथ में क्या है, अपॉन n है जरूर। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके नीचे n जो हमने वैल्यू निकाली थी इसकी, कौन सी वाली, जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, जीरो हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जीरो हो गया। क्लियर? तो जब ये जीरो हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीरो हो गया, प्लस अब हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है a टॉ1 प्लस टॉ2 अप टू टॉ n ओवर n। आप एक बात बताओ, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टाइम। जब एवरेज टाइम हो जाएगा तो Vd हमारे पास इक्वल आ जाएगी AT। हम इसे इस A से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास Vd का फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी AT, या हम कह सकते हैं A2। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हमारे पास वैल्यू आ गई है Vd इज इक्वल्स टू A2। ठीक है, A की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली थी, क्या थी वो, माइनस ई ओवर एम, माइनस ई ओवर एम। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो दैट मीन्स हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, सॉरी ये तो एवरेज है तो एवरेज पे बाहर नहीं आता, वो नहीं आता वेक्टर, तो हो जाएगी हमारे पास माइनस ई ओवर एम और इंटू टो, और ये हो गए हमारे पास क्या, वेयर Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गई इतनी बात? ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इसी चीज में अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो हम सीधा सीधा एक ही बात बोलेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब यहां से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं, इट इज द, क्या है हमारे पास, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। ये कब हुई है, ये गेन की है किसने, गेन बाय जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने बनाई है, जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगी तब उसके बाद जनरेट की गई है, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा, ऑफ, मतलब किस में भी, कंडक्टर में कह सकते हैं, ऑफ अ कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू इट, या हम कह सकते हैं अप्लाइड। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज को हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब हम इसमें जो दो नई चीजें मिली हैं हम उन्हें डिफाइन करेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे टो को, तो टो क्या है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम। और अब हम रिलैक्सेशन टाइम को अगर हम डिफाइन करें तो अभी हमने बताया सिंपल कुछ नहीं है कि क्या है, द एवरेज टाइम, क्या है, एवरेज टाइम है किसके बीच में, जो कि दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में है, विच इज बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। किसके कॉलिजन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब दोनों चीजें समझ में आ गई, रिलैक्सेशन टाइम भी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो भी थी हमने देख ली, जिसे हम डिनोट करते हैं Vd से। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है जिसे हम डिनोट करते हैं I से। अब हम I और Vd के बीच का क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। ठीक है, रिलेशन देखने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एक बहुत सुंदर सा डायग्राम। ये हमारे पास हो गया कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर में क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब हमें क्या करना है, सिर्फ तभी मूव करेंगे अगर इन्हें खाना मिलेगा,
इससे पहले चलेंगी नहीं, इनके पास एनर्जी नहीं है, तो हमने लगा दी बैटरी। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्हें मिल गया खाना। अब ये क्या करेंगे, अब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे ऐसे। अब ये इधर की तरफ ही क्यों मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। अब इधर क्या मिल रहा है इन्हें, ओ माय गॉड पॉजिटिव आ रहा है। अब इन्हें पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव के पास जाएंगे ना, उल्टा तो आएंगे नहीं नेगेटिव के पास। तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव खाना इधर अच्छा मिल रहा है, इधर तो और इनसे छिन जाएगा। इससे अच्छा है, बेटर है कि हम पॉजिटिव की तरफ ही चलें। ठीक है, आगे समझ में, ये जाएंगे पॉजिटिव की तरफ और ये है हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव से दूर भागेंगे, इतना तो पता ही है। क्लियर। अब हमारे पास करंट किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो गई, इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने आपको बताया दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर। अब इसके बाद सॉरी इस डायरेक्शन में। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन है वो क्या है, हमने माना कि इसकी जो डिस्टेंस है वो एल या फिर डी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है। क्लियर। अब अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप बोलेंगे कि इधर चल रहा है, अपोजिट। लेकिन अगर नॉर्मल करंट है तो वो इस साइड चलेगा, उस चीज को बाद में देखेंगे, पहले हम फिलहाल इसे समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर हमारी डिस्टेंस या लेंथ कितनी है, L। हम सीधा सीधा बोलेंगे V इज इक्वल्स टू E इंटू L। और अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये आ गई मेरे पास E इज इक्वल्स टू V अपॉन L। क्लियर। जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारे पास VD। ये यहाँ पर V, लेकिन यहाँ पर ये V वेलोसिटी नहीं है, ये यहाँ पर V पोटेंशियल है। और L क्या हो गई, लेंथ हो गई कंडक्टर की। ठीक है, E हो गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना आ गया समझ में। अब मानो इसमें जो मतलब जो इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने क्या कहा, मानो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर n है। हमने क्या माना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हमने माना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हो गए, n है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस का E। हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस का E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n। बहुत ध्यान से समझना, या माइनस की का E कहो या फिर नॉर्मल E कहो, इसमें नहीं लेनी इसकी वैल्यू। ठीक है, बहुत ध्यान से, जितने ध्यान समझोगे उतना ही अच्छा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गए स्मॉल n, चार्ज हो गया उन पे E। अब अगर मैं कहूं कि इस पूरी लेंथ में जो हमारे पास L लेंथ है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स टू से तो इसके लिए था। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी लेंथ में जितने भी हैं, जितने इस पूरे कंडक्टर में हैं, वो कितने होंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, अगर मैं कहूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L, तो अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाएगी, तो नॉर्मल सी बात है n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, मतलब टोटल कितने हैं, n हो गए। n हमारे पास क्या थे, पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर नॉर्मल में आपसे सीधा सीधा बोलती कि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम ना निकाल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो n इंटू वी हो जाते सीधे सीधे। ठीक है, अब पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब था, तो हमने अब यहाँ पे क्या किया, सीधा सीधा n इंटू वी कर दिया। कोई चीज यहाँ है, बस यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है कि ये L लेंथ के लिए, और यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब जो टोटल चार्ज है, अब हमारे पास टोटल चार्ज कितना होगा, अब टोटल चार्ज जो हमारे पास पूरी लेंथ L में है, उसको हम डिनोट करते हैं Q से। क्लियर इतना। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू, अब चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज होता है हमारे पास किसका, हमारे पास क्या हुआ, चार्ज है, Q हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, मतलब चार्ज की जगह हम E रखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह हम सबसे बड़ी चीज क्या रखेंगे। अगर मैंने आपको ये बात शायद कल ही बताई थी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। इन दो को हम कहेंगे क्या, एरिया, और इससे कहेंगे हम ऐसे ही, तो ये भी तो वॉल्यूम ही हुआ। ठीक है, तो हम इसकी जगह रख देंगे n इंटू ए एल। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, वॉल्यूम को हमने सीधे सीधा ए एल कह दिया, और फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई का। ठीक है, अब Q इज इक्वल्स टू एन ई हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हमने n जो माना वो हो गया एन ए एल, और ये E हमने यहाँ लगाया, तो ये हो गया मेरी वैल्यू Q की, Q इज इक्वल्स टू ई एन ए। क्लियर। अब मेरे पास एक चीज और है, टाइम। तो टाइम कितना होता है हमें पता है, डिस्टेंस
अपॉन वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी को स्पीड को डजेंट मैटर। अब टाइम में डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उन्हें, एल। एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, एक इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस पूरी कितनी कवर करनी है, एल, ठीक है। और वेलोसिटी उन एक इलेक्ट्रॉन की हम अगर मतलब पूरे एवरेज की माने, पूरे एल में एवरेज उनका वीडी है, क्लियर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, एल अपॉन वीडी। लेकिन हमें रिलेशन जो बताना है वो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बताना है, ठीक है। तो करंट क्या होता है, करंट होता है हमारे पास I इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, क्लियर। अब I की वैल्यू कितनी है, I तो हमें निकालना है, रिलेशन बताना है। तो Q की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, NEAL ओवर T, और T की वैल्यू कितनी निकाली हमने, L ओवर VD, L से L कैंसिल, सीधे सीधे हो गया NEAVD। मैं जितने भी यहाँ पे फॉर्मुलेज लिख रही हूँ वो सब फॉर्मुलेज आगे मैं यूज करूंगी, तो मैं डायरेक्ट ही आपसे कह दूंगी ये फॉर्मूला हमने वहां यूज किया था, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया करंट, और ये हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में, वेलोसिटी और करंट के बीच में। एन हो गए वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो देगा, और ई है यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए है हमारे पास एरिया, और वी डी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो सबसे मेन काम करना है वो ये है कि हम इससे, वैसे तो ये पेपर में आता नहीं है, कि हम इससे क्या बनाएंगे, ओम्स लॉ। हम इससे क्या बनाने वाले हैं, वो ओम्स लॉ बनाने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी, कितनी आई थी, वो थी हमारे पास माइनस ई टो ओवर एम। हम यहाँ लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी ई टो ओवर एम। क्लियर हुआ इतना, हमारी इसकी वैल्यू इसके इक्वल थी, ठीक है। तो हम ये सीधा सीधा एक बात कह सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई भी वेक्टर में नहीं लिया था, बिकॉज वो सब वहां पे फिनिश हो चुका था। अब हम इसमें एक चीज ले सकते हैं जो कि क्या है, कि ई की वैल्यू हम कितनी लें, वी अपॉन एल, जो भी हमने आपको बताया पहले स्टार्टिंग में। ई की जगह अगर मैं वी अपॉन एल लूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास एम इंटू एल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ गई, इतनी। अब करंट मेरे पास कितना है, NEAVD, यहां से जो वैल्यू आई, क्लियर। अब ओम्स लॉ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो अगर मेरे पास इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, मीन्स टू से इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो मैं सीधे सीधा कह सकती हूँ ये तो क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से मैं V की वैल्यू निकालूं, कोई नहीं, तो VD ओवर I इज इक्वल्स टू EV टो ओवर ML। ये तो गई VD की वैल्यू, और I की वैल्यू कितनी है, NEAVD, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब हमारे पास करंट की वैल्यू, हमने इन दोनों को क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है हमारे पास, फिर में गलत कर दिया, हम बात देखिए कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें VD के कंपैरिजन में नहीं निकालना है करंट हमें, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हम यहीं से इसकी वैल्यू उठाकर VD की इसमें पुट करेंगे, तो हो जाएगा NEAEV टो ओवर M इंटू एल। क्लियर। अब आगे समझ में, जहां पर V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल, और I क्या है हमारे पास, करंट। तो हमें बस इन्हीं दोनों को देखना है। तो हमें V अपॉन I जब हम निकालेंगे, तो V अपॉन I हो जाएगा मेरे पास M अपॉन एल, सॉरी M इंटू एल अपॉन NE स्क्वायर A और टो। क्लियर हुआ इतना, मेरे पास आ गई V। अब इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि कांस्टेंट नहीं है। अब आप एक बात देखो, M है हमारे पास, मास कांस्टेंट है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी कांस्टेंट होंगे, चार्ज भी कांस्टेंट है, एरिया भी, और हमारे पास टाइम भी। अब ये सारी की सारी क्वांटिटीज जितनी इसके अंदर हैं वो क्या है, सब कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमने R मान लिया, और ये हो गया क्या, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I। क्लियर हो गया इतना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी अब इसी चीज से हम एक और फॉर्मूला है जो निकाल सकते हैं। R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A, ठीक है। R की वैल्यू हम अगर इससे हम डिनोट करें, इसके अगर हम हिसाब से देखें, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, ये सारी वैल्यू R की है, कितनी, ML ओवर NEA स्क्वायर 2। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब मैंने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, क्या थी, ML ओवर NE स्क्वायर A इंटू 2,
और ये हो गया मेरे पास रो एल ओवर ए। इस एल से एल कैंसिल, इस ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से मैंने रो की वैल्यू निकाली m अपॉन एन ई स्क्वायर 2। तो ये मेरे पास आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसकी सॉरी रेजिस्टिविटी की। ठीक है, जो भी चाहे इससे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब मोबिलिटी की बात करते हैं जो हमने लास्ट में अभी, मतलब ये भी आपके सिलेबस में है, मुझे लगा था कि शायद आई थिंक ये रिड्यूस्ड हो गया है, बट नहीं, ये है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। ये भी जितना आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद पढ़ा है वो सब एक पे एक डिपेंडेंट है। ठीक है, वो पूरा एक तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड है। हर एक चीज, मोबिलिटी भी किस पे डिपेंड है? पूरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ठीक है, तो अगर मानो चार्ज कैरियर्स सबसे पहले पता होने चाहिए। जो चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं उन्हें चार्ज कैरियर्स कहते हैं। क्लियर? तो नॉर्मल सी बात है, अगर कंडक्टिविटी हम किसी मटेरियल में देखें, अगर मैं इसी के अंदर कंडक्टिविटी देखूंगी तो ऑब्वियसली क्या होंगे? इन चार्ज कैरियर्स की वजह से तो कंडक्टिविटी हुई है। अगर ये अपनी जगह से चलते ही ना तो कंडक्टिविटी तो होती नहीं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी किसी चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही होती है। सबसे पहले हम इस मोबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आएगी कि इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर। लेकिन कब है ये? ठीक है, कब? इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे बड़ी बात, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद। जो हमने उसमें क्या किया था? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी। तो इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि मोबिलिटी क्या है? एक तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो कि चार्ज कैरियर ने एक्वायर की है इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस टू से वीडी अपॉन ई। ये हमारे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? तो वीडी की वैल्यू हमने यहां से निकाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ये आई ई टो ओवर एम। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू हो गई ई टो ओवर एम। ये हमने अभी जस्ट ड्राइव किया है। क्लियर? यहाँ पे हम ई भी कह सकते हैं, और अगर हम चार्ज कैरियर की बात करें तो वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ ई की जगह क्या रख लेंगे? क्यू रख लेंगे। क्लियर? तो ये वीडी की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई टी टो ओवर एम। ठीक है, अब तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे म्यू की, तो म्यू हो जाएगी क्यू ई टो ओवर एम इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल, तो मोबिलिटी की हमारी जो फॉर्मूला है वो आ गया क्यू टो ओवर एम। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? बस यही होती है क्या? मोबिलिटी। इतना ही है मोबिलिटी में, इससे एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसकी बात आती है यूनिट की। तो यूनिट इसमें चार्ज की कितनी होती है? कूलम्ब हो गई। टो की कितनी हो गई? सेकेंड हो गई। और एम हो गया मास, मास की हो गई किलोग्राम। क्लियर? इतना कुछ मुश्किल नहीं है कि हम इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद, अब मोबिलिटी के बाद हम इसमें क्या देखेंगे? रिलेशन। अगर हमें ऐसे ही रिलेशन निकालने हो नॉर्मल, रिलेशन निकालते हैं हम किस चीज में? चलो हम निकालते हैं मोबिलिटी को, हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो मोबिलिटी और हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। जैसे हमने पहले निकाले वही चीजें यहाँ पे करनी है। क्या? इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारे पास क्या? जो अभी हमने निकाला वो होता है NEAVD। क्लियर हो गई इतनी बात? लेकिन जो हमारे पास मोबिलिटी होती है वो होती है म्यू इज इक्वल्स टू VD ओवर E। हम यहाँ से VD की अगर वैल्यू निकाले तो म्यू इंटू ई हो गई, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो और इजी हो गया, इनके बीच का रिलेशन भी आ गया। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी है, हमारे पास मोबिलिटी भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, ऐसे अगर आपसे बोले कि मतलब ये तो हमने किस चीज की निकाले? कंडक्टर। वैसे इतना नहीं आता कि सेमीकंडक्टर और इन सब की भी निकालें। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और आज हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया।